रुपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गोते लगा रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए जो अपनी खपत का 60% तक खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, ऐसे माहौल में इंडस्ट्री की कैसी स्थिति है, क्या है देश में इंपोर्ट के हालात और इस बढ़ती लागत को घरेलू कीमतों पर कितना असर देखने को मिल रहा है, इसी पर बातचीत करते हैं। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ है, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं, वहीं गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी हमारे साथ बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए, और ट्रेड्स लेंगे chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया से। आप सभी का स्वागत है इस शो में। समझते हैं एडिबल ऑयल पैक की फिलहाल की किस तरीके की स्थिति इमर्ज हो रही है, स्पेशली इंपोर्ट फ्रंट पर, और जैसा इनफैक्ट हमने भी शुरुआत में भी मेंशन किया कि किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन इंपोर्ट्स कंसीडरिंग जिस तरीके का रुपए ने मूवमेंट दिया है। संदीप जी, सबसे पहले आपका एक टेक लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इनिशियल कमेंट आपका होगा वो क्या होगा? हम 60% लगभग मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, यानी जो टोटल खपत हमारी है 2.5 करोड़ टन के आसपास की, उसमें 60% हम इंपोर्ट है, यानी 1.25 करोड़ टन तक का हमारा इंपोर्ट होता है। क्या ये फिगर्स या 60% इंपोर्ट की जो स्थिति है वो यथास्थिति ऐसी ही बनी हुई है, नो मैटर रुपए का जिस तरीके का मूवमेंट रहा या जिस तरीके की डिमांड ऊपर नीचे होती है? क्या एक स्टैंडर्ड इसी रेशियो में इंपोर्ट्स यूजुअली होते हैं हर साल? रुपाली जी, आपने बहुत सही कहा। हमारा एडिबल ऑयल सेक्टर जो है देश का, वो 60% इम्पोर्ट पर निर्भर है। अभी लास्ट ईयर देखें, हमने 160 लाख टन इम्पोर्ट किया है और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 100 लाख का है और हमारी खपत है 260 लाख की। अब ऐसे सिचुएशन में हमें इम्पोर्ट निर्भरता हमारी 60% बनी हुई है और हमें मेनली पाम ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं 75 से 80 लाख। सोयाबीन ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं 55 से 58 लाख, और सनफ्लावर ऑयल होता है, वो इम्पोर्ट करते हैं हम 30 लाख। इस तरह से हमारा 160 लाख टन का इंपोर्ट बनता है। और इसकी वैल्यू देखिए, आज की करंट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से $18 बिलियन होती है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो 160 लाख करोड़ का, 160 से 170 लाख करोड़ का करीबन ये इंपोर्ट हो रहा है देश में तेल का, खाने के तेलों का। अब ये जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जो आपने एकदम सही मुद्दा पकड़ा है आज के दिन, और हमने देखा कि आज 90 रुपए 75 पैसा का स्तर रुपी ने छुआ है, और जो 87.50 था अभी कुछ हफ्तों पहले। तो ये जो रुपी का 5% डिप्रिसिएशन हुआ है, इसमें 5 से 6 रुपए किलो वेज ऑयल की कीमतें सिर्फ रुपी डिप्रिसिएशन के कारण बढ़ गई है। आप समझ के चलिए। तो ये हमें और कोई रास्ता नहीं है। जो भी हमारी इंपोर्टेड आइटम देश में है वो सब रुपी पे निर्भर है, और रुपी वीक होएगा तो हमारी सबकी कॉस्ट बढ़ेगी, और वो रादर हमारे तेल में जो इंपोर्टर्स हैं उनको ये बड़ी मार लग जाती है, बिकॉज वो जब खरीदते हैं तो वो ये समझ के खरीदते हैं कि ये लेवल का रुपी के हिसाब से हमने पैरिटी बनानी है और माल बेचना है। और जब माल आने का बनता है और जब उनको पेमेंट करना होता है बैंकों से, और उसमें अलग रेट उनको चुकाना पड़ता है, रुपी का जो ऊंचा रेट होता है 87-50 के यहाँ पे 90 रुपया 75 पैसा चुकाना पड़ता है, तो उनके घर से नुकसान हो जाता है। तो इंपोर्टर्स के लिए रुपी डिप्रिसिएशन ये बहुत तकलीफपूर्ण बात है, रादर एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल बात है, पर इंपोर्ट्स के लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए और वेजिटेबल ऑयल ट्रेड के लिए ये रुपी डिप्रिशिएट होना ये खतरनाक चीज है। लेकिन ये किसी हाथ की बात नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक मैटर है, तो इसमें कोई कमोडिटी सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तो राइट, इनफैक्ट नीरव, आपके कमेंट्स क्या होंगे कंसीडरिंग ऑन लाइकली इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, जिस तरीके का प्राइस में हमने रुपी के डिप्रिसिएशन देखा है? ओवरऑल कितना कॉस्ट इंपोर्ट्स की बढ़ती है अगर इस तरीके का डिप्रिसिएशन आता है रुपए में, या फिर ओवरऑल जितना डिप्रिसिएशन आया है? नहीं, देखिए 6 to 7% रुपी डेप्रिशिएट किया है, 86 से 90 रुपी 71 पैसे अभी है। तो 6 to 7% और उसका कंप्लीट डायरेक्ट इम्पैक्ट इंपोर्ट पैरिटी पे आता है। और जैसे कि आपने सही कहा कि 60% इंपोर्ट हम डिपेंडेंट है, तो आज पूरा डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका 5 से 6% का आ चुका है। बट ये भी सामने एक तथ्य है कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट क्वांटिटी रिड्यूस हो ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रॉप्स कोई बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है और हमारे को एक इंपोर्ट डिपेंडेंस मेंटेन रहेगा। तो अबाउट 155 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट करंट ईयर में भी हमको सारे तेलों का मिला के करना ही पड़ेगा। सो प्राइस कंज्यूमर को 5 से 6% ऊपर देना पड़ेगा, बट इंपोर्ट रिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो नीरव, कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या ओवरऑल इंपोर्ट नंबर्स पर? नवंबर में तो हमने देखा था शायद
इंपोर्ट्स में थोड़ा ड्रॉप आया था 28% के आसपास का, इज इट ट्रू? और अगर हाँ तो दिसंबर के आंकड़े सोफर कैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, डेफिनेट है कि नवंबर इंपोर्ट रिडक्शन में आया। दो तीन रीजंस थे उसके। एक तो सनफ्लावर बहुत प्राइस बढ़ गया है, तो उसके कारण सनफ्लावर का इंपोर्ट ड्रास्टिकली लोअर हो गया है। नवंबर में सनफ्लावर का इंपोर्ट अबाउट 1.43 लाख टन के आसपास ही हुआ है, जो कि हम करीब करीब 3 लाख टन एवरेज लास्ट ईयर में मंगाते थे। साथ ही में थोड़ा पाम ऑयल का टेम्पररी प्राइस हाई रहने के कारण भी पाम का इंपोर्ट 6.34 लाख टन के आसपास का रहा है, जो जनरली हम 6 से 8 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। सोया का इंपोर्ट अबाउट 3.71 है, जो एवरेज हम 4 से 5 लाख बुला रहे हैं। तो डेफिनेट है कि नवंबर में ये रिडक्शन आया, बट मैं नहीं बोलूंगा कि ये डॉलर के कारण ये हुआ है। एक जनरल सनफ्लावर हैवी प्राइस के कारण और टेम्परली पाम का प्राइस एक्सपेंसिव रहने के कारण हुआ था। बट ये वापस से दिसंबर मंथ से एटलीस्ट पाम और सोया का इंपोर्ट वापस स्टेडीली अच्छा रहेगा। पाम का इंपोर्ट अबाउट आप समझिए कि 7 लाख टन का दिसंबर में लगता है। सोया का इंपोर्ट अबाउट 4.5 लाख टन का लगता है, और सनफ्लावर का अबाउट 2.5 लाख टन का लगता है। तो हम इंपोर्ट वापस 11,50,000 से अबाउट 14.25 लाख टन पे आ जाएंगे। ओके ओके अच्छा संदीप जी, जैसे नीरव भी कह रहे थे कि कॉस्ट तो बढ़ती है, 6-7% का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कंज्यूमर्स को भी पास ऑन करना पर भी इम्पैक्ट रहेगा। तो आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट आप कंज्यूमर्स पर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? ऑलरेडी क्या पास ऑन होना शुरू हुआ है या अभी आगे होगा? क्या एग्जैक्ट ओवरऑल किस तरीके से मैनेज होगी पूरी सिचुएशन? देखिए, ये फ्लक्चुएशन जो हुआ है ये पिछले 2 महीने 2.5 महीने में हुआ है, आप समझे ना। तो ये एक दिन में एक झटके में नहीं हुआ है, और जब इतना थोड़ा सा धीरे में धीमे होता है ना, तो उसमें वो फील उतना सडन नहीं फील होता है। फील तो हो रहा है लेकिन इतना सडन नहीं हुआ। रादर मीन टाइम में जब रुपी डेप्रिशिएट होना शुरू हुआ तो इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़ी सॉफन भी हुई थी, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ओवर सप्लाई के कारण में। मलेशिया में स्टॉक भी बढ़ रहा है, अभी हमने देखा 28,35,000 स्टॉक उनका मलेशिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्टॉक आया। इस कारण से पाम ऑयल में वहाँ ओरिजिन में थोड़ा सॉफ्टनिंग हुआ है, सोयाबीन ऑयल में भी सप्लाई अच्छी है, सिर्फ सनफ्लावर का ही थोड़ा इशू है। तो ये सब बातों को लेके वो डॉलर टर्म्स में कीमत थोड़ी कम हुई है, और ये रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो कंज्यूमर पे जो इम्पैक्ट जो आया है वो करीबन 5 रुपए किलो का इम्पैक्ट मैक्सिमम आया है, और वो भी ओवर द 2-3 मंथ्स आया है। तो इसके लिए वो एक एब्जॉर्ब हो गया है सिस्टम में, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अब बात वही है कि इस तरह से रुपी का अभी हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि यहाँ आके रुक गया है और यहाँ से ये रुपया अप्रिशिएट हो जाएगा या फर्दर डिप्रिशिएट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने ये कहा, लेकिन इसलिए इंपोर्टर्स को इस बात को लेकर नुकसान झेलना पड़ता है। जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, इंपोर्टर्स नुकसान करता है और एक्सपोर्टर को फायदा होता है। तो ये सिचुएशन एडिबल ऑयल सेक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर होने के कारण में एडिबल ऑयल को इस चीज का खाजियाना भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो कोई, मैंने जैसे कहा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है और वो उस कारण से ये सब हो रहा है। तो ऑल्दो वी डोंट लाइक इट, देश में 90 रुपया एक साइकोलॉजिकल ऐसा स्तर है रुपये का जिसको ब्रीच करना हमारे लिए, खुद को देश में सबको लग रहा है कि अरे हमारा रुपये 90 कैसे पहुंच गया है। लेकिन क्या करें, अब इस हालात ही कुछ वर्ल्ड के इस तरीके से है, मैक्रो इकोनॉमी के हालात ऐसे। अमेरिका डील नहीं कर अमेरिका की अपनी डील फाइनल नहीं हो पा रही है, उधर मैक्सिको ने और 50% टैरिफ लगा दिए। तो वर्ल्ड में टैरिफ वार इतने शुरू हो गए हैं कि हमारे लिए वो सिचुएशन थोड़ी टफ होती जा रही है। बट फिर भी आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सजग है, वो बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रही है रुपये को डिफेंड करने की। लेकिन एक बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वो डिफेंड करना भी आरबीआई के लिए ठीक नहीं होता, आर्टिफिशियल डिफेंडेंस नहीं होता है, तो उसको एक नेचुरल कोर्स में जाने देना पड़ता है। तो आई थिंक उस तरीके से ये चल रहा है। तो ये तो हमें अपने जहन में समझ के काम करना पड़ेगा, और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री वो समझ के काम आगे बढ़ा रही है। और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री नवंबर में 11,73,000 का इंपोर्ट, एक नवंबर ऐसा महीना होता है जिसमें लोकल डोमेस्टिक क्रॉप का पूरा प्रेशर होता है। उस कारण को लेके लोग इंडिया में इंपोर्ट भी प्लानिंग कम करते हैं नवंबर की, तो इसलिए नवंबर में इंपोर्ट आपको कम दिख रहा है। लेकिन अभी दिसंबर ऑनवर्ड से इंपोर्ट बढ़ जाएगा, दिसंबर में आपको 13.5-14 लाख टन का इंपोर्ट आ जाएगा। और वो इंपोर्ट हमारा, देखिए, नवंबर में इतना कम इंपोर्ट होके भी हमारे सब पोर्टों पे इनफ तेल अवेलेबल है। डिमांड स्लो है, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इनफ डिमांड नहीं है, इनफ उठाव नहीं है, ये चक्कर बल्कि ऊपर से चल रहा है। तो कहीं भी तेल की कमी किसी आदमी को भी झेलनी पड़ रही है, और इंडिया में सफिशिएंट तेल सब जगह पे अवेलेबल है। रादर मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो रही है, इनफ डिमांड नहीं। अच्छा नीरव, एक चीज और, क्योंकि सरकार का लगातार पुश रहा है
एडिबल ऑयल्स में सेल्फ रिलायंस को और एनकरेज करने के लिए या फिर जो डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट्स पर उसको कम करने के लिए, और इसीलिए शायद जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है उसका गठन हुआ था कुछ सालों पहले। कितना टर्न आउट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पर देखने को मिला है? अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने देखा है कि जो पाम ऑयल का कवरेज है वो लगभग 6.25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है, बट जो भी स्टेप्स इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कितना बढ़ रहे हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ? ग्राउंड पर जाकर देखें तो किस तरीके के आंकड़े फिर चाहे क्रूड पाम ऑयल के हैं वो देखने को मिल रहे हैं? सो बेसिकली देखिए, एडिबल ऑयल मिशन में दो, फिर भी मैं बोलूँगा एक रीजनेबल सक्सेस रहा है। एक मस्टर्ड का एरिया हमारे यहाँ कंटिन्यूसली बढ़ा है, और एक जो हम लोग अबाउट 60 लाख टन के आसपास मस्टर्ड का प्रोडक्शन करते थे, वो ऊपर में 115-20 लाख टन का मस्टर्ड का प्रोडक्शन हुआ है, जिस साल में एकरेजेस भी प्रॉपर आए और यील्ड भी अच्छी आई। सो नियरली हम बोल सकते हैं कि डबल वहाँ हम प्रोडक्शन कर पाए हैं। साथ ही में पाम की बात करें तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। करीब करीब 3-4 साल पहले जो ये अबाउट 2.25-3 लाख टन का प्रोडक्शन पाम का था, वो अभी 4.5 लाख टन का प्रोडक्शन है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी से ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 साल में ये 8 से 10 लाख टन का प्रोडक्शन डोमेस्टिक पाम का हो सकता है, इफ एवरीथिंग गोज वेल। गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडाइज किया है इसमें, नर्सरी लगाना या सीडलिंग को खरीदना। साथ ही में बहुत सारे अच्छे एलोकेशन किए हैं। तेलंगाना और आंध्रा में ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी ये एक रीजनेबल लेवल तक सक्सेसफुल रहा है। अदर स्टेट्स में जैसे कि बिहार, झारखंड में लोग ट्राई कर रहे हैं। सो डिफरेंट एरियाज में ये डिफरेंट लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो कोशिश तो इसमें कंटिन्यूअसली प्राइवेट सेक्टर की जो एक पार्टनरशिप या सब्सिडाइजेशन करा है, और फार्मर्स को भी जिस तरीके से इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने, तो लगता है कि ये लोग करेंगे। बट इसके बाद भी जो हमारी एक डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होगी, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस होने के कोई भी सोल्यूशन अभी हमको दिखते नहीं है। और जहां तक कि ये डॉलर का मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि ये पूरी एक सडनली जो टैरिफ पॉलिसी आई ट्रम्प गवर्नमेंट की, उसके कारण से एक इंडिया के पास कोई नेचुरल रिकोर्स नहीं रहा है। एंड एक्सपोर्ट्स डाउन होने के बाद आई थिंक प्ले ऑफ द मार्केट है कि आज रुपी डेप्रीशिएट होते जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज हो। और गवर्नमेंट पुरजोर कोशिश कर रही है नेगोशिएशन करने में भी, अदर गवर्नमेंट के साथ भी एफटीए करने में और उसमें करने में। सो आई थिंक एक ये रफ पैच है फॉर द इंडियन इंपोर्ट साइड, जो कि थोड़ा टाइम चलेगा। एक बार हमारा डील डन हो जाता है और दूसरी कंट्रीज में भी अगर हमारा एक्सपोर्ट शेयर बढ़ पाता है, तो शायद एक लॉन्ग टर्म हमारे लिए सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एडिबल ऑयल्स की, किस तरीके का इम्पैक्ट रुपी मूवमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है, ओवरऑल डिमांड सिनेरियो कैसा है, डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर कितनी कम हुई है, क्या स्थिति है, सब पर्सपेक्टिव पर बातचीत हमने की। शुक्रिया संदीप जी और नीरव, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। आप देख रहे कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ अब अमित खरे और विकास वगैरह मौजूद है। फोकस करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। पहले बताइए विकास, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? मेरे ट्रेडिंग कॉल्स में रहेगा, सबसे पहला पिक रहेगा जिंक का। जिंक एक हायर एंड से 8 से 10 रुपए का करेक्शन देखने के लिए मिल चुका है। आवरली चार्ट पे अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है, तो 311 से लेके 312 के बीच में परचेज करना चाहिए। 308 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड मेरे को लगता है वापस से बाउंस बैक में 322 और 325 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो दूसरा ट्रेडिंग बेट रहेगा मेरा, वो रहेगा मैम गोल्ड पे। गोल्ड पे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होने के कगार पे है, तो 1,35,500 के ऊपर अगर गोल्ड चलता है तो गोल्ड में बाई करना चाहिए। 134,700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 136,900 एंड 137,200 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, आपकी कॉल्स क्या रहेंगी अमित? आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी दीपाली, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, पहला ट्रेड जो है वो गोल्ड का है। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि आज एक नया लाइफ टाइम है इसने बनाया है, तो 1,35,000 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स इसमें कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 1,34,700 रुपए का रहेगा, और आज और कल तक का टारगेट लगभग 1,36,000 के आसपास का रहेगा। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो जिंक में एक प्रॉफिट बुकिंग एज पर डेली चार्ट दिखाई दे रही है। कल का जो चार्ट है काफी नेगेटिव बनाया हुआ है। जिंक में बिकवाली करनी है, बिकवाली का पॉइंट है 315 रुपए के आसपास।
नीचे में टारगेट रखना है 307 रुपए का और स्टॉप लॉस जो है वो 317 रुपए का रहेगा। अब बात कुछ एनसीडीएक्स ग्वारशीट ग्वारगम की कर लेते हैं। आज 4% के आसपास का सर्किट इसमें लगा हुआ है। ग्वारगम खरीदारी करनी है मौजूदा भाव पे 9670-80 के आसपास चल रहा है। 95 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 10,400 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी दीपाली। ओके ओके एक क्विक कमेंट कच्चे तेल पर और ले लेते हैं। विकास, कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पर ही और क्या व्यू है? चार्ट को देखें तो एक स्टैगर्ड मैनर पे सिलेक्टिव मोमेंटम पे चल रहा है। नीचे 5150 का जो जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभर रहा है, किंतु ऊपर में 5350 5500 के बीच में ये घूम रहा है, तो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि क्रूड ऑयल पे स्ट्रक्चरली बाई रखना चाहिए। 5100 का एक छोटा स्टॉप लॉस देना चाहिए। 5350 एंड 5500 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म पे देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। शुक्र है विकास और अमित आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।